नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने बुधवार को बयान जारी कर स्वीकार किया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और भारत के बीच संबंधों में तनाव है। उन्होंने कहा कि बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बांग्लादेश के उच्चायुक्त को दिल्ली में तलब करना बहुत अप्रत्याशित नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तौहीद हुसैन ने बुधवार दोपहर ढाका में विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफिंग में ये बयान दिए। दिल्ली में उच्च आयुक्त को तलब करने पर उन्होंने कहा कि यह कोई बहुत अप्रत्याशित घटना नहीं है। ऐसा अक्सर होता रहता है, जब एक व्यक्ति को बुलाया जाता है तो दूसरे को भी बुलाया जाता है और यह स्वीकार करना बेहतर है कि इस अंतरिम सरकार के आने से लेकर आज तक भारत के साथ तनाव बना हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह सिर्फ हमारी इच्छा से नहीं होगा। दोनों पक्षों को संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। भारत ने बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच बुधवार को ढाका में स्थित भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी IVAC को बंद कर दिया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित यह केंद्र, जो राजधानी में भारतीय वीजा सेवाओं का मुख्य एकीकृत केंद्र है, ने दोपहर 2 बजे अपना काम बंद कर दिया। IVAC ने कहा कि बुधवार के लिए निर्धारित सभी अपॉइंटमेंट्स को बाद की तारीख में पुनः निर्धारित किया जाएगा। यह कदम चरमपंथी तत्वों की धमकियों और बांग्लादेशी नेताओं की भड़काऊ टिप्पणियों के बीच सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर भारत की कड़ी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा की स्थिति बिगाड़ने की योजना बनाई जा रही है और अंतरिम सरकार से मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद जताई। भारत ने कुछ घटनाओं को लेकर चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को खारिज किया। यह कार्रवाई बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी NCP के नेता हसनात अब्दुल्ला की धमकी के एक दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग करने की चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR में गंभीर वायु प्रदूषण पर आज बुधवार को सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने उस पॉइंट पर गौर किया कि जिसमें कहा गया था कि दिल्ली की सीमाओं पर MCD के टोल प्लाजा के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, जिससे वाहनों का धुआं बढ़कर प्रदूषण को और गंभीर बना रहा है। कोर्ट ने MCD को 1 हफ्ते का समय दिया है यह फैसला लेने के लिए कि क्या 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। साथ ही NHAI को निर्देश दिया गया कि वह इन टोल प्लाजा को शहर की सीमा से बाहर शिफ्ट करने की संभावना पर विचार करे और टोल राजस्व का हिस्सा MCD को देने पर विचार करे। कोर्ट ने सुझाव दिया कि भविष्य में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक, जब प्रदूषण चरम पर होता है, टोल वसूली रोकी जा सकती है। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि टोल प्लाजा शहर से कम 50 किलोमीटर दूर होने चाहिए। इसके अलावा अदालत ने BS3 और उससे नीचे के पुराने वाहनों को मिली छूट खत्म कर दी, जबकि स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण उपाय विफल हैं और दीर्घकालिक व्यावहारिक समाधान जरूरी हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से गायब नहीं हैं और इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा माफी की मांग को खारिज किया। संस्कृति मंत्रालय ने X पर जारी कई पोस्ट में कहा कि विवाद निजी पारिवारिक पत्राचार से जुड़ा है और इन कागजात का ठिकाना सरकार को ज्ञात है। मंत्रालय के अनुसार नेहरू के 51 डिब्बों में दस्तावेज 2008 में परिवार द्वारा तत्कालीन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से औपचारिक रूप से वापस ले लिए गए थे। मंत्रालय ने बताया कि PMML इन दस्तावेजों को वापस पाने के लिए सोनिया गांधी के ऑफिस के साथ लगातार संपर्क में है और इस संबंध में 28 जनवरी 2025 तथा 3 जुलाई 2025 को पत्र भी भेजे गए थे। सरकार ने जोर दिया कि ये कागजात भारत की दस्तावेजी विरासत का हिस्सा हैं, निजी संपत्ति नहीं, और शोधकर्ताओं व नागरिकों के लिए उनकी सार्वजनिक उपलब्धता आवश्यक है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सवाल उठाया कि बार बार अनुरोध के बावजूद दस्तावेज अब तक वापस क्यों नहीं किए गए। बता दें कि इससे पहले संसद में सोमवार 15 दिसंबर को बीजेपी सांसद संबित पात्रा द्वारा उठाए गए नेहरू दस्तावेजों के कथित तौर पर गायब होने के सवाल पर केंद्र सरकार ने साफ किया था कि प्रधानमंत्री मेमोरियल एंड लाइब्रेरी से जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कोई भी कागजात गायब नहीं हुए हैं। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि संसद में सच्चाई सामने आ गई है और पूछा था कि क्या अब माफी मांगी जाएगी।
एसआईआर के बाद जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्टों में बड़ा बदलाव सामने आया है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में कुल वोटरों की संख्या में करीब 7.6% की कमी आई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 करोड़ से अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा 27 अक्टूबर को एसआईआर की घोषणा के समय इन राज्यों में कुल वोटर 13.35 करोड़ थे, लेकिन अब जारी ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घटकर 12.33 करोड़ रह गई है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम शामिल हैं जिन्होंने 4 नवंबर से शुरू हुई गणना प्रक्रिया के दौरान फॉर्म भरे थे। बाकी 1.02 करोड़ वोटरों को इन कारणों से हटाया गया है। पहला, मृत्यु हो जाना, स्थायी रूप से स्थान बदलना या अनुपस्थित होना, एक से ज्यादा जगह नाम दर्ज होना यानी डुप्लीकेट। राजस्थान में सबसे ज्यादा असर दिखा है, जहां 42 लाख नाम हटाए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कटौती बिहार में अगस्त में हुए एसआईआर जैसी ही है, जहां भी करीब 8% नाम हटाए गए थे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ठेका आवंटन में अडानी समूह का पक्ष लेने का गंभीर आरोप लगाया है। लोकसभा में पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह मामला उठाया गया। उन्होंने इसे हाईवे घोटाला करार देते हुए कहा कि केंद्र की भारी भरकम खर्च से सुरक्षित सड़कें और जवाबदेह शासन नहीं बन रहा, बल्कि सार्वजनिक धन को चुनिंदा निजी लाभ में बदलने की व्यवस्था बनाई जा रही है। वेणुगोपाल ने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि कासरगोड से कोल्लम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 66 और NH 544 के 2 प्रमुख मार्ग जनता की आंखों के सामने ढह रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि केरल में जो हो रहा है वह प्रकृति की मार नहीं है, यह एक ऐसी व्यवस्था का नतीजा है जहां सुरक्षा और वैज्ञानिक योजना की बजाय गति और मुनाफे को प्राथमिकता दी गई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर अपनी अब तक की सबसे कठिन राजनीतिक और कूटनीतिक परीक्षा का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी सैनिक भेजने के लिए इस्लामाबाद पर दबाव बना रहा है। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनीर से युद्धग्रस्त गजा में सैनिक योगदान देने को कहा है, जिसे औपचारिक रूप से शांति मिशन बताया जा रहा है, लेकिन इसमें हमास के निरस्त्रीकरण की शर्त शामिल है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पाकिस्तान को सीधे संघर्ष में खींच सकता है और देश के भीतर फिलिस्तीन समर्थक व इसराइल विरोधी इस्लामी संगठनों के बड़े विरोध को जन्म दे सकता है। रिपोर्ट के अनुसार मुनीर आने वाले हफ्तों में वाशिंगटन जाकर ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जो पिछले 6 महीनों में उनकी तीसरी बैठक होगी और इसमें गजा बल पर मुख्य चर्चा होने की संभावना है। ट्रंप की 20 सूत्रीय गजा योजना में मुस्लिम देशों के एक संयुक्त बल से पुनर्निर्माण और संक्रमण काल की निगरानी की अपेक्षा की गई है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार ने साफ किया है कि शांति स्थापना पर विचार किया जा सकता है, लेकिन हमास को निहत्था करना पाकिस्तान का काम नहीं है। घरेलू मोर्चे पर इस मिशन में भागीदारी से इस्लामी पार्टियों और इमरान खान के समर्थकों के विरोध के फिर से भड़कने की आशंका है। ऐसे में असीम मुनीर की ट्रंप से नजदीकी, जहां अमेरिका से निवेश और सुरक्षा सहायता की उम्मीद जागती है, वहीं गजा मिशन पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता बढ़ा सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की शिकायत के बाद पार्टी ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद कथित रूप से संसद में वेपिंग करते दिख रहे हैं। ठाकुर ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि टीएमसी सांसद सदन में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न केवल संसदीय अनुशासन का उल्लंघन है, बल्कि एक संज्ञेय अपराध भी बन सकता है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो में सांसद की पहचान करते हुए कहा कि संसद में वेपिंग करना पूरी तरह अस्वीकार्य है और ममता बनर्जी को अपने सांसद के इस व्यवहार पर सफाई देनी चाहिए। दरअसल अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला से अनुरोध किया था कि संबंधित सदस्य के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। वहीं स्पीकर ने कहा था कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गिरिराज सिंह ने एक अन्य टीएमसी सांसद सौगत रॉय को संसद के बाहर धूम्रपान करते हुए देखा था, जिस पर रॉय ने प्रतिक्रिया दी कि सरकार को प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए और कहा कि वे इमारत के अंदर धूम्रपान नहीं कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए अपने बयान पर मचे विवाद के बीच कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अपने रुख पर कायम हैं। बुधवार को उन्होंने साफ कहा कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की। पुणे में एक प्रोग्राम के दौरान चव्हाण ने दावा किया था कि मई में पाकिस्तान के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत पूरी तरह हार गया था और आधे घंटे की हवाई झड़प में भारतीय सैन्य विमानों को नुकसान हुआ था।
उन्होंने कहा कि हालात ऐसे थे कि वायुसेना को जमीन पर ही रहना पड़ा। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को शुरू किया गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले कर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था। 3 दिन चले सैन्य तनाव के बाद 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा युद्ध विराम की पहल के साथ संघर्ष थमा। वहीं चौहान के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और इसे सेना का अपमान बताया। लेकिन कांग्रेस ने खुद को इन टिप्पणियों से अलग करते हुए कहा कि पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार और सेना के साथ खड़ी है। महिला का हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल है। जिस महिला का हिजाब नीतीश कुमार ने खींचा था, उसने बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। हालांकि परिवार ने उससे अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। परिवार का कहना है कि इस घटना के लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं। इस घटना ने राजनीतिक हलचल मचा दी है और विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं की गरिमा पर हमला करार दिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल बेहुदे बयान देकर इसे सामान्य घटना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह घटना 15 दिसंबर की है, जब पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। वीडियो में नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन से हिजाब हटाने का इशारा करते हैं और फिर खुद इसे नीचे खींच देते हैं, जिससे उनका चेहरा सामने आ जाता है। इस पर मौके पर मौजूद कुछ लोग हंसते दिखे, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। नीतीश कुमार के वायरल वीडियो की घटना पर एनडीए के सहयोगी और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विवादित बयान दिया। एक स्थानीय न्यूज चैनल को इंटरव्यू में हंसते हुए उन्होंने कहा कि अरे वो भी तो आदमी है ना, नकाब छू दिया तो इतना हल्ला, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। इस बयान को मिसोजिनिस्टिक यानी महिला विरोधी और असंवेदनशील बताते हुए विपक्ष ने कड़ी आलोचना की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और पूर्व कांग्रेस विधायक असलम शेख ने इसे घृणित करार दिया। वहीं बवाल पढ़ने पर संजय निषाद ने सफाई दी कि उनका बयान स्थानीय भोजपुरी लहजे में हल्के फुल्के अंदाज में कहा गया था और किसी महिला, समुदाय या धर्म को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। यदि किसी को बुरा लगा तो वे अपने शब्द वापस लेते हैं। लेकिन संजय निषाद ने नीतीश कुमार की एक बार भी निंदा नहीं की। समाजवादी पार्टी नेता सुमैया राणा ने लखनऊ के कैसरबाग थाने में नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मांग की है कि नीतीश पर महिला की गरिमा भंग करने के लिए धारा 354 और निषाद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए धारा 153 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। सुमैया ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा व्यवहार अन्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करता है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। हम उनकी मानसिक स्थिति पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन संजय निषाद की तबीयत ठीक नहीं है, यह बात पहले देश को पता नहीं थी और उनके बयान से यह बात सामने आ गई है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींचा, उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता विधानसभा में पहले ही झलक चुकी है, जहां उन्होंने बेहद घटिया टिप्पणी की। वहीं बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि यह निर्दोष हरकत थी और इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। यह पिता जैसा स्नेह था ताकि शिक्षित महिला का चेहरा दुनिया देख सके। इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज होने की जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से सियासी विवाद तेज हो गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में भवानीपुर में 2,06,295 वोटर थे, जो अब घटकर 1,61,509 रह गए हैं, यानी करीब 44,787 नाम हटाए गए हैं, जो कुल वोटरों का लगभग 21.7% है। इसके मुकाबले पूरे राज्य में औसतन सिर्फ 4% मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इस अंतर को लेकर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं और आशंका जताई है कि प्रक्रिया राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती है, खासकर मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में। टीएमसी नेतृत्व ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को हटाए गए नामों की घर घर जाकर जांच करने और हर वैध मतदाता का नाम बहाल कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य स्तर पर ड्राफ्ट सूची में कुल 58.20 लाख नाम हटाए गए हैं, जिनमें अधिकतर मृत, स्थानांतरित, पता नहीं मिलने वाले और डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं, जबकि घोस्ट वोटर की संख्या 1.83 लाख बताई गई है।
दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर, कोलकाता पोर्ट, बालीगंज और रासबिहारी क्षेत्रों में भी कुल 2.16 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। टीएमसी ने दावा किया है कि वह 2026 विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी वैध वोटर के अधिकार से समझौता नहीं होने देगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।